गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। अब इसमें अगला है पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे और ट्रांसवर्सल क्या होता है ये बताऊंगी आज। कोई भी टू लाइंस चाहे पैरेलल हो या ना हो, वो मेंशन किया होता है कि अगर पैरेलल लाइंस लेनी है या दूसरी, और पैरेलल दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, तो उसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। टू लाइंस आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टल में, आपने ड्रॉ करनी है दो लाइंस, तो जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो, और उसको एक ट्रांसवर्सल एक लाइन उन दोनों लाइंस को कट करते हुए निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इमेजिन करो आपके सामने दो लाइंस हैं, एक ऊपर है सीधी लाइन जा रही है, एक नीचे दूसरी लाइन जा रही है। फिर से हम आपके मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल में पैरेलल भी ले सकते हो। जो दो उसकी लेंथ्स हैं, उन लेंथ्स को काटते हुए एक टेढ़ी लाइन निकल रही है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। और आप इमेजिन करो कि लाइन को जब उसने टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, तो हमारे पास 8 एंगल्स बन जाएंगे। जो पहली लाइन है उसको मैंने एम नाम ले दिया, ऊपर वाली लाइन को, नीचे वाली को एन, स्मॉल एन, और जो ट्रांसवर्सल है उसको स्मॉल एल, ये हमने ले लिए नाम। तो एम को एल ने जब कट करा तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल्स बनाती हैं, 1 2 3 4। लेफ्ट साइड पे मैंने ऊपर वाला जो एंगल है उसको 1 नंबर दे दिया, दूसरा राइट साइड वाले को 2, उसके नीचे 3, और इधर लेफ्ट साइड पे नीचे 4। ठीक है, तो ये हमने 4 एंगल्स के नाम ले दिए। उसके बाद यही वाली लाइन जब नीचे वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एन को, तो वहां फिर से दो लाइंस ये भी इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो फिर से 4 एंगल्स बन रहे हैं। जो लेफ्ट साइड पे ऊपर बन रहा है वो है 5, और उसकी राइट साइड पे 6, उसके नीचे 7, और लेफ्ट साइड पे बॉटम में 8। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने Q ले लिया, और ऊपर वाला जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है उसको P ले लिया। तो आपको फिगर समझ आ गई। एक लाइन है M, उसके नीचे एक और लाइन है N, और ऊपर से एक लाइन दोनों को काटते हुए निकल रही है। जब उसने M को काटा है वहां पे 4 एंगल बने, 1 2 3 4, और जब उसने N को काटा है, इंटरसेक्ट किया है, तो वहां पे 4 एंगल्स बन गए, 5 6 7 8। ये मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, नंबर वाइज ले लिया ताकि आपको इजी रहे। 1 लेफ्ट में, 2 राइट में, 3 उसके नीचे, और 4 3 की लेफ्ट साइड पे, और 1 के नीचे आ गया। ये सर्कल बन गया पूरा एंगल्स का। ओके, अब इनके नाम भी सुन लो कि कौन से एंगल्स के क्या। आपको ये दिमाग में बिठा लिया 1 कहाँ से शुरू हो रहा है? लेफ्ट ऊपर से 1 शुरू हो रहा है, राइट ये क्लॉकवाइज मैंने ले लिया 1 2 3 4। ऐसे नीचे नीचे भी क्लॉकवाइज 5 इधर आ गया, 6 राइट पे, 7 उसके नीचे, और 8 इधर लेफ्ट में, है ना। तो 5 6 7 8 ये वाले एंगल्स हो गए। अब इसमें जो एंगल 1 है और एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इसी तरह से 2 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नीचे 5 7 दोनों वर्टिकली अपोजिट है, और 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट है। अब दूसरे मैं आपको बताने जा रही हूँ, 4 और 6 ये दोनों लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के, जो 4 है ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और 6 बॉटम वाली साइड पे राइट साइड पे आ रहा है। 4 और 6 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से 3 और 5, ये जो चारों एंगल है ना, 3 4 5 6, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर इसलिए कि दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं ये। और 1 2 7 8 ये बाहर वाले एंगल हैं, तो इनका नाम है, ये है एक्सटीरियर एंगल्स। अब जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसमें 4 लेफ्ट में ऊपर है, 6 राइट में नीचे है। 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और 3 और 5 ये पेयर है दूसरा ऑल्टरनेट एंगल्स का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। और 2 1 7 8 ये चारों जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। और 1 और 7, 1 लेफ्ट में था ऊपर, 7 राइट में है बिल्कुल नीचे। 7 और 1 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और 2 और 8 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। समझ आ गया आपको? जैसे हम सीधे खड़े हों, अपने बॉडी पार्ट्स को चेक करो। आपकी लेफ्ट वाला जो पैर है और राइट वाला शोल्डर है, दीज आर ऑल्टरनेट। इसी तरह से राइट वाला जो पैर है आपका, फुट,
और लेफ्ट वाला शोल्डर, दीज आर ऑल्टरनेट। ओके, ये आपके ऑल्टरनेट हो गए, मतलब राइट, दोनों राइट नहीं लिए हमने, एक राइट लिया एक लेफ्ट लिया, ऑल्टरनेट हो गए। जैसे मान लो आपके घर में, आपके साथ में एक घर बना हुआ है और उसके ऊपर एक घर बना हुआ है, तो वो जो साथ वालों के ऊपर वाला घर है वो आपके घर का ऑल्टरनेट हो गया, और जो आपके ऊपर वाला घर है और साइड वाला घर है ये आपस में ऑल्टरनेट हो गए। समझ आ गया ऑल्टरनेट? अरे वो तो लाइंस के ऊपर हम बात, मैं तो आपको ऑल्टरनेट की बात कर रही हूँ, ऑल्टरनेट है ये। एक्सटीरियर तो हम ऐसे देखेंगे ना, जैसे लाइंस में जो दोनों लाइंस के अंदर आ रहे हैं, अंदर मींस इंटीरियर, जो बाहर को है क्रॉस होके ऐसे आमने सामने के, वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट ऑल्टरनेट का एग्जांपल दिया ना, और उसको तो आप इंटीरियर या आउटर नहीं ना कर सकते। ठीक है, ऑल्टरनेट समझ आ गई टर्म। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, जैसे मान लो आप अपने घर में बाहर खड़े हो, आपके कॉरस्पॉन्डिंग आपके ऊपर वाले घर में जो बाहर खड़ा है वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। जो ऊपर वालों के साथ वाले है वो ऑल्टरनेट था, लेकिन आपके जो ऊपर वाले घर के ऊपर कोई बाहर छत पे खड़ा हुआ है और आप भी अपनी छत पे खड़े हुए हो बाहर निकल के, तो आपका और उसका, आपका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो ये जो मैंने फिगर बताई थी, इसमें ऊपर हमने राइट साइड पे लिया था 2, और नीचे वाले जो दोनों लाइंस के अंदर वाला है 6, 2 और 6 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। मतलब दो लाइंस अगर पैरेलल जा रही है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, तो राइट साइड पे ऊपर वाला और बीच वाले लाइन जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल के साथ, ये दोनों ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। क्या बेटा? नहीं, 1 और 5 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। आप पहले पहले 1 2 3 4 और 5 6 7 8 याद हो गए आपको कहाँ कहाँ है? अब 1 का कॉरस्पॉन्डिंग है 5, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग है 6, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 7 और 4 का 8। अब समझ आ गया? सभी को क्लियर हो गया? ओके, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और एक वर्टिकली अपोजिट तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 वाले में 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरह से नीचे वाली लाइन के साथ 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है और 6 और 8 आमने सामने के, है ना? ठीक है, ये ऊपर नीचे के नहीं है, आमने सामने के हैं, क्रॉस करके। जब हमने जैसे मान लो एक्स बनाया, आपने एक्स बनाना आता है, एक्स लिखा, एक्स के जो ऊपर की लाइन आ रही है, दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, और जब एक्स की जो नीचे लेग्स निकल रही हैं उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट। इसी तरह से लेफ्ट वाली साइड पे एक्स की दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेफ्ट वाली साइड पे और राइट वाली साइड पे, ये दो एंगल्स आपस में वर्टिकली अपोजिट है। अब हम आते हैं कि पैरेलल लाइंस हो, अगर अगर पैरेलल लाइंस हो और ऐसे ही एक ट्रांसवर्सल उसको उनको इंटरसेक्ट करे, तो हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। एक तो वर्टिकली अपोजिट तो हर कंडीशन में इक्वल होते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब 3 और 5 इक्वल होना चाहिए, 4 और 6 इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स 1 and 7 आर इक्वल एंड 2 and 8 आर इक्वल। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। 2 6 के इक्वल, 3 7 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, 1 5 के इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। वर्टिकली अपोजिट आपको पता ही है इक्वल होते हैं। और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। और एक कंडीशन और होती है कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल के जो दोनों लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों का सम 180 होगा। जैसे यहाँ एल और एल ने काटा एम और एन को, तो इंटीरियर में हमारे पास आ गए राइट साइड पे 3 और 6 बन रहे हैं, दो एंगल, 3 ऊपर और 6 नीचे। और लेफ्ट साइड पे मैंने 4 और 5 लिया है नंबर, तो 4 और 5 का सम 180 होगा और 3 और 6 का सम भी 180 होगा। ओके,
इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैंने मेन सारे रिजल्ट्स आपको बता दिए। अब हम थ्योरम्स पे आने वाले हैं, तो आपको ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? नहीं, ये वेग सी लाइन है। ये ऐसे है जैसे दो लाइंस पैरेलल हमने ड्रॉ करी और उसके ऊपर एक लाइन कांटा मारते हुए निकल गई है, बस। नहीं, वो इंडिपेंडेंट लाइन है। मतलब वो कहीं पे इसको सिर्फ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइंस। कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है, पता है आपको? ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये शायद आगे आएगा भी, कि ओनली 1 पॉइंट पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अब ये जो ट्रांसवर्सल है, ये एम को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है और एन को भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ये दो लाइंस मैंने अभी पैरेलल ली हैं, जैसे ना भी लो पैरेलल, आगे पीछे हो, कोई भी एंगल बना रही हो आपस में, तो अगर एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइंस को ऐसे काटते हुए निकल रही है, तो ये इंडिपेंडेंट लाइन है। और जब ये दो लाइंस को काटेगी तो वो लाइन पे चार चार एंगल्स बन जाएंगे, चार ऊपर वाली लाइन पे, चार नीचे एंगल। जैसे टू लाइंस क्रॉस करती हैं, मैंने आपको बताया था, टू लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो चार एंगल्स बनेंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया था ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, तो ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ बी, सी ओ डी, डी ओ ए, चार एंगल्स बनते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 4 चार एंगल बने जब एल ने एम को इंटरसेक्ट किया। फिर एल आगे बढ़ गई और उसने एन को भी इंटरसेक्ट किया, तो एन पे इसके भी चार एंगल्स बन गए। मैंने उनका नाम दिया, ऊपर वाली लाइन ने जब ऊपर वाली लाइन को एम को जब उसने काटा, तो मैंने ऊपर से उसको काउंट करना शुरू किया। लेफ्ट साइड वाले एंगल को 1 दिया नाम, राइट वाले को 2, उसके नीचे 3 और लेफ्ट साइड में जो आया 4। इसी तरह से उसके नीचे वाली में 5 लेफ्ट में, 6 उसके राइट में, 6 के नीचे 7, 7 के लेफ्ट में 8, 8 के आगे 5 पहले ही था, है ना। तो ये एक सर्कल सा बन गया चार चार एंगल्स का, जहां जहां उन्होंने दो लाइंस ने आपस में। अब मैंने आपको बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हो तो होता है ये, अगर पैरेलल नहीं है तो इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तब तो इनका सम भी कुछ और हो सकता है। सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, बस वही कंडीशन। ओके, अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 एंगल लिए हैं। 1 इक्वल टू 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 4 is equal to 8 corresponding, 2 is equal to 6 corresponding and 3 is equal to 7 corresponding। ये corresponding angles के pairs मैंने आपको बता दिए। ओके, और alternate इंटीरियर एंगल्स अंदर जो बन रहे हैं, 1 2 बाहर का है, 7 8 बाहर के हैं, 3 4 5 6 ये हमने अंदर लिए हैं, दोनों लाइंस के अंदर आ जाते हैं ये। तो 3 और 5 आपस में इक्वल है ऑल्टरनेट, 4 और 6 ऑल्टरनेट इक्वल है, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट है। और एक्सटीरियर वाले में 2 और 8 इक्वल है और 1 और 7 इक्वल है। और दूसरी कंडीशन मैंने एक और बताई थी, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब जैसे 3 + 6 180 के इक्वल है और 4 + 5 भी 180 के इक्वल। अब बोलो आप। हाँ, हाँ, ये इंटीरियर है और 1 और 7 बाहर के हैं। 1 लेफ्ट में ऊपर आ रहा है, राइट में नीचे 7 आ रहा है। ऐसे ही 2 राइट में ऊपर आ रहा है और 8 नीचे आ रहा है। यस, अभी जो भी करवाया इसमें किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब हमारा एक रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, इनके मैं कुछ के प्रूफ भी मैं करवा दूंगी। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल होगा। मैंने अभी आपको ये बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे। फिर अगला रिजल्ट है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कि अगर एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल है, तो दोनों लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होंगी। अगर आपने एक भी पेयर प्रूव कर दिया ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का,
भी इक्वल है, जैसे मान लो हमने प्रूव कर दिया कि 2 और 6 इक्वल है, तो बाकी के अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 2 + 3 180 होता है, तो 6 + 3 भी 180 होता है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 2 + 3 भी 180, तो 2 जो है वो 6 के इक्वल, 2 + 3 भी 180, 3 + 6 भी 180, तो दोनों में 3 कॉमन है ना, हट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 6, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। इसी तरह से 3 जो है वो 7 के इक्वल, 4 8 के इक्वल और 1 5 के इक्वल। ठीक है, अब आगे थ्योरम पे आ जाओ। अगली थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अब आप बताओ इसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। हमारे पास फिगर वही रहेगी, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। आप टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे, एम और एन, और एल इज ए ट्रांसवर्सल। एंगल्स बन गए वही 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लॉकवाइज चलने हैं एंगल्स। हमारा जो गिवन क्या है इसमें कि L intersects M and N and M is parallel to N, ये हमें गिवन है, और हमने प्रूव करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, हमने ये प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, कोई बता सकता है? स्ट्रेट तो लाइन सारी स्ट्रेट है, पैरेलल दी हुई है। हमने प्रूव करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। हाँ, अभी तो हम नहीं उसको, वो तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, आप क्या कंडीशन यूज कर सकते हो इसमें? हमें गिवन, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. आपने प्रूव करना है 4 is equal to 6। इसमें हम corresponding angles का equal यूज कर सकते हैं, कि एंगल 2 is equal to एंगल 6 है ना। एक मिनट, हमने प्रूव करना है कि 3 is equal to 5 और 4 is equal to 6, और लाइन्स हमें पैरेलल दी हुई है, इक्वल है। 2 और 4 आपस में इक्वल है, और 2 6 के भी इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, 2 और 6 इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और 2 और 4 इक्वल है, दोनों में से आ गया ना 4। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। हाँ, 1 और 5 इक्वल है, यस, तो 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, बहुत इजी है प्रूव करने। अगली थ्योरम, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles, अब हमें दिया हुआ है कि corresponding angles, सॉरी, alternate interior angles are equal। अब हमें गिवन है, ये उल्टा है ना, इसका कन्वर्स है ये, कि अब हमें दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 5, है ना। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड 3 इज इक्वल टू 5। अब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, तो अब 3 इज इक्वल टू 5 है, लेकिन 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो 1 जो है वो 5 के इक्वल हो गया। एक मिनट, हमें दिया हुआ है कि ऑल्टरनेट एंगल, अच्छा ये तो हमने प्रूव करना है ना कि 3 इक्वल टू 5 है ना, ये हमने प्रूव करना है। हाँ हाँ हाँ, हमने हमने शो करना है कि लाइंस आर पैरेलल। हाँ, हमने शो करना है कि लाइंस आर पैरेलल। हमें दिया हुआ है कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, 3 जो है वो 5 के इक्वल है, 4 इक्वल टू 6 है। अब हमने प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल हैं, तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं? अब 4 जो है, 4 6 के इक्वल दिया हुआ है ना, तो इधर से 4 जो है वो 2 के भी इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, तो 2 6 के इक्वल हो गया, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो लाइंस आर पैरेलल टू। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। फिर हमारे पास अगली है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। अब हमारे पास ये फिगर बनेगी सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने एंगल्स ले लिए। हमें गिवन है लाइन L intersects two parallel lines M and N, और what is to be proved कि angle 3 plus 6 is equal to 180 and angle 4 plus 5 is equal to, अब हम 3 is equal to 180 है जो ट्रांसवर्सल एक लाइन है,
पे ये उसने इसको काटा तो एम को काटा 2 और 3 दो एंगल्स बने, ये दोनों नेचुरल है क्योंकि दो एंगल्स बन रहे हैं सेंटर। तो 2 प्लस 3 है 4, तो 4 इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, तो 4 प्लस 3 है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, बट 4 ऑल्टरनेट है, तो 3 प्लस 1 है 3 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल ये। सिमिलरली अगले पार्ट में अब क्लियर हो गया, बाकी को भी हो गया सबको। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है 6.5। If a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side, यही कर रही थी हमने अभी, नहीं अब इसका कन्वर्स है। If a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. अब ये कहते हैं अगर सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अब फिर से हमने वही फिगर बनाई, एल उसको काट रहे हैं एम और एन को, और 1 2 3 4 एंगल बन गए, 5 6 7 सेम वे बन गए एंगल। अब देखो नंबरिंग में ज्यादा इजी लग रहा है ना, बजाय हम एंगल्स के नाम लेने के बजाय नंबरिंग से ज्यादा इजी होता है। अब हमने ये लेना है 3 प्लस 6 इक्वल टू 180 दिया हुआ है हमें, और 4 प्लस 5 भी 180 दिया हुआ है। अब हम आते हैं 3 प्लस 6 इक्वल टू 180, और इधर से 2 प्लस 3 भी इक्वल टू 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और 3 प्लस 6 इक्वल टू 180 हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों को इक्वेट करो, 3 प्लस 6 एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 कैपिटल यहाँ से एंगल 6, बट एंगल 2 और 6 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, हो गया ये भी प्रूफ। ओके, अब आगे हमारा टॉपिक यही वाला कि अगर टू लाइंस, अब ये टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अभी तक हमने 2 पैरेलल लाइन ली थी, अब हम 3 पैरेलल लाइंस का केस ले रहे हैं कि अगर 2 लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन तो क्या वो आपस में भी पैरेलल होंगी। मान लो हमने 3 लाइंस ड्रॉ की और हमने इसमें एल और एम, एल जो है वो एन के पैरेलल है और एम भी एन के पैरेलल है, तो एल और एम भी आपस में पैरेलल होंगी ना। अगर टू लाइंस लेते हैं, 3 लाइंस लेते हैं, हम हमेशा कहते हैं या तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी 2 लाइंस, या वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंट एवरीवेयर। आप जितना मर्जी लंबी ले जाओ लाइन, जैसे रेलवे ट्रैक है, कितने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर जाता है लेकिन पैरेलल चलता है। अगर वो पैरेलल ना चले तो ट्रेन गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन चल नहीं पाएगी उस पे। पैरेलल ट्रैक्स होंगे तो वो उतनी डिस्टेंस पे उनके व्हील्स होंगे और वो उनके ऊपर पटरियों पे चल सकती है। तो ये अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं एक तीसरी लाइन के तो वो आपस में भी पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब है इक्वी डिस्टेंट एवरीवेयर, उनका हर जगह पे थ्रू आउट आपस में दोनों लाइंस का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो अगर एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन भी तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो पहली लाइन और दूसरी लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने इसको प्रूव करना है, अगर जैसे मान लो एल एम एन 3 लाइंस हैं पैरेलल शो हुई हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो एक ऊपर एंगल बना 1 और नीचे एंगल बनाया 2 3, जो इसका पहली लाइन का और दूसरी लाइन के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो दोनों इक्वल हो गए। फिर दूसरी और तीसरी लाइन का, अच्छा अब ऐसे लो, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 1, दूसरी लाइन के साथ जो है कॉरेस्पॉन्डिंग है 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, तीसरी लाइन जो है उसके साथ 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हमने ये देखना है कि 1 2 और 3 अगर तीनों आपस में इक्वल हो गए तो ये लाइंस तीनों पैरेलल हो जाएंगी ना। जैसे 1 इक्वल टू 2 है, अगर हमें ये पता है कि एल एम के पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से अगर एम एन के पैरेलल है तो 2 इज इक्वल टू 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 भी 3 के इक्वल होगा ना। अगर 1 3 के इक्वल होगा तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने प्रूव कर दिए कि इक्वल है, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो L जो है वो N के भी पैरेलल हो गई ना। सो 2 लाइंस विच आर पैरेलल टू थर्ड लाइन
आर पैरेलल टू ईच अदर ऑल्सो। ये तीनों लाइन्स ही पैरेलल होंगी। ओके, अब हम आ जाते हैं, सारी थ्योरम्स हो गई इसकी। यस, इस टॉपिक वाली थ्योरम्स हो गई सारी। क्या थ्योरम्स में किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ? किसी को भी कोई डाउट है? क्योंकि अब हम एग्जांपल्स पे आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है ज्यादा हो गया तो मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ, आप अपने दिमाग में इसको रिवाइज कर लो। जो कुछ मैंने करवाया है इसको अपने मन में रिवाइज कर लो। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया? चलें आगे बेटा। ओके, अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। हमें एग्जांपल दी हुई है, एक फिगर बनी हुई है, उसमें 2 लाइंस आर पैरेलल, पी क्यू और आर एस। पी से स्टार्ट होके क्यू तक एक लाइन और आर से लेके एस तक एक लाइन। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल नहीं है। पी क्यू पे एक पॉइंट एक्स है और आर एस पे दूसरा एक पॉइंट है वाई। कहीं भी इन्होंने एक पॉइंट ले लिया। अब बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट, दोनों लाइंस के बीच में एक पॉइंट ले लिया एम, थोड़ा सा लेफ्ट को जाके। अब x से लेके m तक ज्वाइन कर दिया और m को y से ज्वाइन कर दिया। तो ये मतलब ये एक टेढ़ी लाइन जिगजैग सी आ गई। 2 पैरेलल लाइंस थी, ऊपर वाली लाइन में एक पॉइंट लिया, नीचे वाली लाइन में एक पॉइंट लिया और उसको वहां से एक लाइन चली ऐसे कोना बनाते हुए, कॉर्नर बनाते हुए, फिर वो टिल्ट हो गई। डिवाइडर कभी आपने हाथ में लिया? डिवाइडर होता है, 2 उसकी आर्म्स होती हैं और एक पॉइंट से वो जॉइंट होता है, उसको खोल लो चाहे। या जैसे आप सीजर का एग्जांपल ले लो, सीजर को अगर खोल लो तो वो एक वी सा बन जाता है। तो ये सीजर का जो एक कोना समझ लो ऊपर है और उसका आगे जो पॉइंटेड वाला वो एक्स पे रख दिया और दूसरा वाई पे रख दिया। तो ऐसे कैंची ऐसे खुल जाती है ना, एक जहाँ पे उसका जॉइंट होता है उस पॉइंट को एम नाम दे दिया। तो इस तरह की फिगर बन रही है ये। अब जो ऊपर एंगल बन रहा है एक्स पे, राइट साइड पे एक्स पे एंगल बन रहा है क्यू एक्स एम। ये वाला एंगल है 135 डिग्रीज का और नीचे एम वाई आर ये एंगल है 40 डिग्रीज। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो ये 135 है, ऊपर वाली लाइन जो पैरेलल है पी क्यू, उस पे एक्स पॉइंट लिया और एक्स से जो लाइन ड्रॉ की हमने कैंची जैसी, उसकी राइट साइड पे ऊपर वाली PQ के साथ जो बन रहा है एंगल दैट इज 135। और जो ये कैंची का नीचे वाला पार्ट है ब्लेड का, M से लेके Y तक गया है, उस Y के लेफ्ट साइड पे नीचे जो एंगल, नीचे वाली लाइन के साथ एंगल बन रहा है दैट इज 40 डिग्रीज। और हमारा क्वेश्चन है, हमने फाइंड करना है एंगल XMY। जो XM तक गया, मतलब जो कैंची का वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपने खोल दी थी कैंची और उसका जो जॉइंट था वो वाला पॉइंट, उस पॉइंट पे ऊपर वाली लाइन जो आ रही है और नीचे लाइन जा रही है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन समझ आ गया, फिगर समझ आ गई सबको? जैसे 2 पैरेलल लाइंस हैं, दूसरी पे y है, तो x से थोड़ा लेफ्ट की तरफ एक लाइन ले गए m तक, m से नीचे m से मुड़ गया वो m से मुड़ गया वो लाइन और y पे जाके एंड हो गया। और y पे उसने इधर m वाली साइड पे ही जमीन वाली जो नीचे वाली लाइन है उसके साथ एंगल नीचे वाला बना 40 डिग्रीज। और ऊपर जहां से ये लाइन स्टार्ट हुई थी उसकी राइट साइड पे PQ लाइन के ऊपर जो एंगल बना QXM दैट इज 130। अब मैं एंगल का नाम भी बोल रही हूँ। PQ लाइन थी ऊपर, RS नीचे और XY 2 पॉइंट्स थे, X से M तक गया, M से Y तक आया। तो एंगल QXM, अब आप इमेजिन कर सकते हो कहाँ आएगा वो। एंगल QXM इज इक्वल टू 135 डिग्रीज और एंगल MYR ये नीचे को लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, ये वाला एंगल है 40 डिग्रीज का। हमने जहां पे बीच में जॉइंट आया ना दोनों लाइंस का, पैरेलल लाइंस के बीच में जो लाइन घूमी है, उस जॉइंट के बीच में अंदर वाली साइड पे, राइट साइड पे क्या एंगल बनता है ये हमने निकालना है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो M से पास थ्रू करती है एंड विच इज पैरेलल टू RS, नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ले ली AB, इट इज पासिंग थ्रू M, तो इसको मैंने नाम दे दिया AMB।
अब ये जो एम बी है, ये पहले जो हमने एंगल फाइंड करना है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कट गया ना वो वाला एंगल बीच में से, ऊपर वाले पार्ट को मैंने 1 नंबर दे दिया, नीचे वाले को 2, एंगल 2, 1 और 2। ठीक है, तो अब हमने ये शो करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल 1 + 2, टोटल एंगल फाइंड करना है। लेकिन हम कंडीशंस लगाने के लिए इसको अलग अलग नाम दे रहे हैं, 1 और 2, और प्रूव करना है हमने कि एंगल 1 + 2 = 180 ना, सॉरी, एंगल 1 + 2 कितना है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमारे पास 3 लाइंस हो गई, हमने अभी एक रिजल्ट किया, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया ए बी, ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ की है, लेकिन नीचे वाली लाइन सबसे ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू ऊपर वाली लाइन ऑल्सो, पी क्यू के भी पैरेलल हो गया। तो ये तीनों लाइंस हमारे पास पैरेलल आ गई। अब हम ये रिजल्ट्स लगाएंगे जो हमने अभी सीखे हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, सो एंगल 135 प्लस एंगल 1 = 180। वहां से 180 में से 135 माइनस करो तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 45। ठीक है, 180 में से 135 माइनस करके 45 आ गया। और इधर से ए बी इज पैरेलल टू आर एस। अब फिर से हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, हमें नीचे वाला एंगल पता है 40। अब ये ए बी इज पैरेलल टू आर एस और एम वाई इसका एक ट्रांसवर्सल ही हो गया, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 40 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो 2 40 के इक्वल हो गया। अब हमें 1 हमने यहाँ से निकाल लिया, 1 आया था 45, 2 आया 40, बस दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 = 45 + 40 विच इज 85। तो ये हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया? चलो अब बस कर देते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, फिर टाइम लग जाएगा इसको समझने में। ओके, आज का टॉपिक कैसा लगा? इजी लगा कि मुश्किल लगा? बाकी बच्चों को बेटा, मैं ना बेटा इसलिए आपसे पूछती हूँ कि हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, ज्योमेट्री को इतना डीपली कर रहे हैं, तो अगर आपको अगर मुश्किल लगता है हम स्लो चल सकते हैं।